हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बेसिकली आता है आपका फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम इसकी सिर्फ एनालिसिस पढ़ेंगे, एनालिसिस, इसके ग्राफ का एनालिसिस पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, इसमें हम रेंज निकालना सीखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि रूट्स कहाँ लाइज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले ये जानने से पहले हम ये तो जान लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, तो सबसे पहले इक्वेशन देखो। जो भी सेकंड डिग्री के इक्वेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें ये जो होता है इसको कहते हैं हम लीडिंग कोएफिशिएंट। और ये जो पूरा टर्म होता है इसको कहते हैं लीडिंग टर्म। हमें इससे मतलब नहीं है वैसे लीडिंग टर्म से, हमें सिर्फ मतलब है लीडिंग कोएफिशिएंट से। ठीक है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट ध्यान रखना। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्राफ जो बनता है ये ग्राफ कैसा बनता है। तो इसके लिए y इक्वल टू में कितना दे रखा है, y इक्वल टू में दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से a कॉमन लेते हैं। a कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a। अब यहां से सबको पता है, इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहां पे हमारा 2ax होना चाहिए था, है ना। 2ab होना चाहिए ना, 2ab का फॉर्म a का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 2ab होने के लिए यहां पे क्या होना चाहिए बताओ, यहां पे हमारा बेसिकली ये ऐसा होता, 2 इंटू में यहां पे क्या होता है, यहां पे 2 होता। तभी तो ये 2, ये पूरा का पूरा आपका a बन जाएगा, सॉरी b बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि b क्या होना चाहिए, b बेसिकली b बाई 2a होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे पहले क्या था, b बाई ax प्लस में यहां पे हो जाएगा b जो मिल गया वो हमारा b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस में, ये आपने 10th क्लास में अच्छे से सीखा होगा इसको कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया। एक बार इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, जो b स्क्वायर होता है, और उसको अपनी मर्जी से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमने अपने मन से उसको ऐड किया है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे इसे करोगे तो यहां पे y इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो x प्लस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर बन गया यहां पे। और फिर यहां पे क्या बच गया हमारे पास, यहां पे हमारे पास बच गया b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस में c बाई a। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो, इधर देख लेते हैं। अब यहां से जब हम इधर लेके आएंगे, a को अंदर लेके जाओ, a को अंदर लेके जाओगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस में आपका कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 4a प्लस में c, यही होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, अब देखो क्या करता है, अब इसको ना उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस में b स्क्वायर बाई 4a माइनस में c इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका a इंटू में x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर आप लोग ध्यान से सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x यहां से कॉमन लो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा 4a इक्वल्स में यहां पे कितना हो जाएगा ax प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हमने बारे में पढ़ा होगा। तो y प्लस में b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये कितना हो जाएगा, d अपॉन में 4a इक्वल में यहां पे कितना आ जाएगा a x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्म बन गया आपका कुछ ऐसा, x स्क्वायर इक्वल टू में 4ay। जो 12th में होंगे उनको तो ये चीज समझ में आ जाएगी, और जो 11th में उनको समझ नहीं आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं। बस याद रखना ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है आपका पैराबोला का। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी आपका एक्स स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर हो, तो ये कैसा रिप्रेजेंट करता है, ये दो तरीके के पैराबोला बनेंगे, या तो आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा या तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका ए कैसा है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और जो वर्टाइसेज होते हैं पैराबोला के, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली आपके ये होते हैं, ये और ये उसके वर्टाइसेज होते हैं। अब जरा देखते हैं इसको।
तो बच्चों हमने अभी क्या देखा, हमारा कुछ ऐसा बन रहा था y प्लस में d अपॉन में 4a इक्वल्स टू में ax प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ऐसा बन रहा था। और मैंने क्या बताया था, ये कौन सा फॉर्म होता है, ये बेसिकली पैराबोलिक फॉर्म होता है। ठीक है, पैराबोलिक फॉर्म में अभी ज्यादा ध्यान मत देना, इसको बेसिकली बस ऐसे लिख लेना, माइनस का d अपॉन में 4a लिख सकते हैं, इस पूरे को प्लस को माइनस माइनस लिख सकते हैं, इक्वल टू में यहां पे क्या हो गया, यहां पे a, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस में माइनस का b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो होता है ना बेसिकली ये आपका वर्टाइसेज होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, ये वर्टाइसेज होता है। ठीक है, अब देखो बनेगा कैसा पैराबोला। पैराबोला दो तरीके के बनता है, हमें पता चल गया ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पैराबोला को। और पैराबोला भी कैसा, या तो अपवर्ड पैराबोला या तो कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब अपवर्ड पैराबोला के लिए क्या बताया था मैंने, अपवर्ड पैराबोला के लिए a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, a लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, ये होता है पैराबोला। ठीक है, ये हमारा a ग्रेटर देन 0 का केस है। और अगर a लेस देन 0 होगा तो पैराबोला कैसा बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। अब आप बोलोगे कि सर वर्टेक्स क्या होता है, तो जहां पे हमारा कर्व मुड़ता है ना उसको उसका वर्टेक्स कहते हैं। तो ये कर्व बेसिकली हमारा कहां पे मुड़ रहा है, ये कर्व हमारा यहां पे मुड़ रहा है, तो इस पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे। ये कर्व कहां पे मुड़ रहा है, ये कर्व यहां पे मुड़ रहा है, तो इस पॉइंट को इसका क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। अब यहां पे मैंने आपको क्या बोला था, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स बेसिकली ये होता है, जिसने 12th में पढ़ा है पैराबोला उसको तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको वर्टेक्स मैंने ये लिया है। बाकी 11th वालों को समझ नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद कर लो कि जो भी पैराबोला होता है ना उसका वर्टेक्स क्या होता है, उसका वर्टेक्स होता है, देखो x में कौन सा है, ये वाला, तो x कोऑर्डिनेट इसका ये हो जाएगा माइनस का b बाई 2 है। और y में कौन सा है, y में ये है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस का d बाई 4 है, ये इसका वर्टेक्स होता है। सिमिलरली इसका भी वर्टेक्स क्या होगा, इसका भी वर्टेक्स यही हो जाएगा, माइनस का b बाई 2a कॉमा माइनस का d बाई 4a। बस इतना याद रखना है। अब यहां पे कुछ बोलेंगे कि d कितना होता है, तो d कुछ नहीं होता, d आपका वही होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिससे हम नेचर ऑफ रूट्स पता करते हैं कि रूट्स रियल है या हमारे नॉन रियल रूट्स हैं। ठीक है, अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था ये भी समझ में आ गया, फिर से यहां पे बता देता हूं। अब ये चीज बस याद रखना, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अगर a लेस देन 0 होगा, अगर a लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, बस ये चीज याद रखना। और एक चीज और याद रखना अभी के लिए कि जो भी पैराबोला होता है उसका वर्टाइसेज कितना होता है, माइनस का b बाई 2a कॉमा माइनस का d बाई 4a, दोनों में यही कोऑर्डिनेट होते हैं, माइनस का b बाई 2a कॉमा माइनस का d बाई 4a, वेयर d जो होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और a भी आपको पता है, a जो होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और b जो होता है वो हमारा x का कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, अब यहां से हम कंक्लूड करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ d। अब एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, सिग्निफिकेंस ऑफ d, सिग्निफिकेंस ऑफ d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब यहां पे अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है, तो सबको पता है a ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोला कैसा बनेगा, a ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यहां से दिख रहा है। और d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ये सबको पता है कि d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि रूट्स जो होंगे वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 के लिए। अब जैसे ही हमने अपवर्ड पैराबोला, अच्छा एक चीज बताओ, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल्स टू में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, इसमें हमारे दो रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे, इसके दो रूट्स आते हैं, पता है ना कि जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे 2 डिग्री है तो इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो यहाँ पे हमारे रूट्स कितने आएंगे, 2, अल्फा एंड बीटा। और अल्फा और बीटा का बेसिकली मतलब क्या है, रूट्स को अल्टरनेट में जीरोज भी कहा जाता है। मतलब इसको अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे ना तो वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब y की वैल्यू 0 आएगी तो इसका मतलब ये x एक्सिस को कट कर रहा होगा, कट कर रहा होगा ना, क्योंकि x y 0 कहां होता है, y हमारा x एक्सिस पे 0 होता है। इसका मतलब यहां से पता चल गया, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, बेसिकली अगर मैंने a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0 दे दिया, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले a ग्रेटर देन 0 के लिए बता दोगे सर पैराबोला अपवर्ड की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है, तो ऊपर बना दिया।
अब d ग्रेटर देन 0 का सिग्निफिकेंस क्या है? तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब हमें पता चल गया कि इसके दो रूट्स होंगे, और दो रूट्स कहां पे होंगे? अभी हमने देखा दो रूट्स यहां पे होंगे x एक्सिस पे। क्यों होंगे? क्योंकि x एक्सिस पे ही y 0 होता है। जब हमारा कर्व x एक्सिस को कट कर रहा होगा तभी तो हमारा y 0 आएगा, और वो जहां पे कट करता है उसी को कहते हैं उसका रूट्स। ये हो गया अल्फा कॉमा 0 और ये पॉइंट होता है बीटा कॉमा 0। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना ये चीज? तो ये कौन सा केस है? ये केस है इसका। अगर मैं यही चीज ऐसा देता a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0, ये केस देता तो कैसा पैराबोला बनता? बता सकते हो? तो इसका भी बता दोगे कैसा? सबसे पहले तो a लेस देन 0 से आपको पता चल गया कि पैराबोला किधर की तरफ खुलेगा? पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा। कहां खुलेगा? डाउनवर्ड खुलेगा। तो आपने बना दिया ये रहा डाउनवर्ड। अब उसके बाद आप बोलोगे सर ये भी x एक्सिस को कट कर रहा होगा, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 बोल दिया। x एक्सिस को कट कर रहा होगा तो इसका मतलब हमारा दो रूट्स आ रहे होंगे ना, d ग्रेटर देन 0 का मतलब दो रूट्स, इसका मतलब x एक्सिस को कट कर रहा होगा। अब x एक्सिस को कट कर रहा होगा तो अच्छा ये बताओ कि x एक्सिस को कट करेगा तो x एक्सिस किधर बनाऊं? नीचे की तरफ बनाऊं या ऐसे करके बनाऊं? कैसे बनाऊं? आप बोलोगे सर नीचे की तरफ क्या बनाओगे? यहां ऊपर की तरफ बना दो। ये जो है ये आपका x एक्सिस है, ठीक है? नीचे बनाता तो भी बात वही पड़ती। समझ में आया? क्योंकि ये पैराबोला ना, ये एरो का मतलब है कि ये जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब यहां पे आपका यहां पे जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये भी कितना होगा? ये भी होगा अल्फा कॉमा 0 और यहां पे ये कितना होगा? बीटा कॉमा 0। वर्टेक्स सब में सेम ही होंगे, माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a, और यहां पे भी वर्टेक्स क्या होगा? माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया मैंने क्या बताया? सिग्निफिकेंस ऑफ d मतलब आप ग्राफ कैसे बनाओगे इन दोनों चीज को देख के, a और d को देख के ग्राफ कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले तो a को देखना है। अगर a ग्रेटर देन 0 तो हमें पता है कि सर ने अभी बताया था कैसा बनेगा? a ग्रेटर देन 0 मतलब पैराबोला अपवर्ड बनेगा। और d ग्रेटर देन 0 का सिग्निफिकेंस क्या होता है? d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि दो रियल रूट्स आएंगे, मतलब x एक्सिस को दो पोजीशन पे कट कर रहा होगा। तो x एक्सिस को दो पोजीशन पे कट कर रहा होगा तो a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड और x एक्सिस इसके बीच से लाई करवा दो। सिमिलरली अगर a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 को तो फिर कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि a लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और d ग्रेटर देन 0 का मतलब x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करागा, और वो दोनों क्या होंगे? डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो x एक्सिस इसके बीच में से पास करा दो। समझ में आ गया इतना? देखो अभी हमने केस कौन सा पढ़ा था? अभी हमने केस पढ़ा था a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर, मतलब हमने d ग्रेटर देन 0 के लिए केस पढ़ा था कि एक बार जब a ग्रेटर देन 0 होता है, एक बार जब a लेस देन 0 होता है। अब हम सेम चीज पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ d में, जब a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल्स टू में 0 हो जाए, तब बताओ क्या होगा? तो सबको पता है, अभी मैंने बता दिया था कि a ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पैराबोला अपवर्ड। तो सबसे पहले तो पैराबोला अपवर्ड बनाओ, ठीक है? मैं अभी ग्राफ बनाना बता रहा हूं कि इन दो पॉइंट से आप कैसे ग्राफ बना सकते हो। a ग्रेटर देन 0 का मतलब पता चल जाता है कि पैराबोला अपवर्ड खुलेगा। अब उसके बाद d इक्वल टू में 0 का क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये आप लोगों ने बचपन में सीखा है कि d इक्वल टू में 0 का मतलब होता है टू रियल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? इक्वल रूट्स आते हैं। तो इस केस में x एक्सिस क्या कट करके जाएगा इसको, या क्या x एक्सिस बताओ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? बताओ क्या होगा? तो सबको पता है कि सर अभी अगर ये वाला केस बनाया था इसका तो मतलब हो गया कि टू डिस्टिंक्ट रूट आएगा। ये वाला अगर केस बनाया था इसमें तो रूट ही नहीं आ रहा सर, क्योंकि ना ये एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है ना टच करके जा रहा है। तो ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया, ये वाला केस भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस केस में तो दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। तो कौन सा बनेगा? एक्स एक्सिस इस बार क्या करेगा? इसको टच करके जा रहा होगा। एक्स एक्सिस क्या करके जा रहा होगा? टच करके। तभी तो यहां पे जहां पे टच कर रहा है ना, यहां पे दो रूट्स बनेंगे इसके, और दोनों क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। ये a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू में 0 के लिए बन गया। अब सेम मैं यहां पे बनाऊं a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू में 0, तो इसका कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सबको पता चल गया a लेस देन 0 का मतलब हो गया कि पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। तो सबसे पहला काम तो करो आप पैराबोला डाउनवर्ड बना दो। उसके बाद d इक्वल टू में 0, तो d इक्वल टू में 0 का कैसा बनेगा? हमने अभी देखा सर कट करके तो जा नहीं सकता एक्स एक्सिस, क्योंकि वहां पे दो हमारे क्या आ जाएंगे? डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे। ऊपर से भी नहीं जा सकता क्योंकि उस केस में तो रूट ही नहीं आएंगे सर। तो इसका मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस है वो क्या करेगा? फिर से इसके वर्टेक्स को टच करके जाएगा, ठीक है? और ये जो है ये क्या है? एक्स एक्सिस। वर्टेक्स को जहां पे टच करेगा वहां पे दो इक्वल रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे, अल्फा इक्वल टू में बीटा। अच्छा ये भी बता सकते हो कि वो जो रूट्स होगा वो क्या होगा?
तो हमें पता है कि जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a। यहां पे पता है d हमारा पहले मैंने 0 बोल दिया है, तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा, माइनस का b/2a कॉमा 0। और जो x कोऑर्डिनेट होता है, जो जहां पे हमारा x एक्सिस और हमारा जो कर्व होता है वो टच करता है या कट करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसके रूट्स कहते हैं। तो यहां पे जो वर्टेक्स है वही तो x एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब यहां पे जो रूट्स होगा वो भी आप यहां से देख सकते हैं, अल्फा इक्वल में बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का b/2a। ठीक है, तो हमने अभी तक दो केस पढ़े, कौन कौन सा, एक हमने d ग्रेटर देन 0 के लिए पढ़ा है, एक हमने d इक्वल टू 0 के लिए पढ़ा है। ये सबको पता भी था, अभी तक पढ़ते भी आ रहे थे कि d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स हमारे कैसे आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं, और जब d इक्वल में 0 होता है तो रूट्स कैसा होता है हमारा, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो हमने दोनों देख लिया, और हमारे रूट्स का मतलब क्या होता है, जहां पे y क्या हो, y कोऑर्डिनेट y 0, ठीक है ना, क्योंकि x की वो वैल्यू जहां पे y 0, और y 0 कहां होता है, x एक्सिस पे होता है। तो जाहिर सी बात है कि कर्व या तो x एक्सिस को कट करके जा रहा होगा या तो x एक्सिस को टच करके जा रहा होगा। ठीक है, तो जहां पे टच करेगा वहीं पे तो y 0 होगा ना, और अगर कट कर रहा होगा तो जहां जहां पे कट करता है वहां पे हमारा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट केस पढ़ेंगे। अब देखो मैं क्या बता रहा था, हमने दो केस पढ़ लिया, और ये दो केस आप पढ़ते भी आ रहे हो, इसके लिए बहुत सारे इक्वेशन भी आपने सॉल्व किया होगा 9th-10th में, कि रूट्स आते हैं 2 3 2 2 3 3 ऐसे करके इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। अब जो मेन केस है ना हमारा वो अब पढ़ेंगे, अगर a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 हो, इस केस का आपके 11th-12th में बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अभी तक तो आपने पढ़ा था कि d लेस देन 0 का मतलब होता है कि सर इमेजिनरी रूट्स होता है, पर हम यहां पे इमेजिनरी नहीं बोलेंगे, हम यहां पे क्या बोलेंगे, नॉन रियल रूट्स होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स का मतलब वो x एक्सिस को ना टच कर रहा होगा ना कट कर रहा होगा, क्योंकि x एक्सिस पे रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा इसका ग्राफ। a ग्रेटर देन 0 के लिए हमें पता है, सबको पता है a ग्रेटर देन 0, ये तो बता दिया था सर आपने, कैसा बनेगा, पैराबोला अपवर्ड बनेगा। वेरी गुड, तो पैराबोला कैसा बना दो, अपवर्ड। अब उसके बाद d लेस देन 0, d लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, अब x एक्सिस क्या करेगा बोलो, x एक्सिस की पोजीशन क्या होगी, ये होगी पोजीशन, ये होगी पोजीशन, या ये होगी पोजीशन, बताओ। तो सबको पता है सर कि अगर ये वाला अगर x एक्सिस का पोजीशन बनाएंगे तो इस केस में तो हमारा दो रियल रूट्स आ जाएंगे सर, क्योंकि जब हमारा x एक्सिस को कर्व कट करके जा रहा होगा तो वो तो x एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो मतलब दो रियल रूट्स आएंगे। पर यहां पे हमें पता चल गया कि रूट्स कैसे होने चाहिए, नॉन रियल रूट्स होने चाहिए। ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला भी रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस केस में भी सर हमारा रियल रूट्स आएगा, वो तो इक्वल आएगा वो बात अलग है, पर आएगा तो रियल ना, तो ये वाला केस भी रिजेक्टेड हो जाएगा। तो कौन सा केस बच गया सर, ये x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे रूट्स आएंगे, नॉन रियल रूट्स आएंगे। इसका मतलब क्या पता चलता है कि कर्व जो होगा ना, ये पैराबोला ऑलवेज लाई अपवर्ड द x एक्सिस, x एक्सिस के ऑलवेज ऊपर ही लाई करेगा। समझ में आ रहा है, x एक्सिस के ऑलवेज ऊपर ही लाई करेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने x एक्सिस यहां क्यों नहीं बना दिया, यहां पे भी तो हमारा ना टच कर रहा था ना कट कर रहा था। तो यहां पे अगर बनाओगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली एरो क्या दिखाता है कि ये एरो तो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाके कट तो करेगा ही ना। इसीलिए याद रखना कि इस केस में जब पैराबोला अपवर्ड बनता है तो x एक्सिस को क्या होना पड़ता है, डाउनवर्ड होना पड़ता है, उसके नीचे रहना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, मान लो कि ये आपका पैराबोला है ax² प्लस में bx प्लस c होगा कुछ। ठीक है, अब यहां पे इसके वर्टेक्स भी लिख देते, वैसे अभी काम नहीं है पर लिख देते हैं माइनस का, ताकि आप लोगों को याद होता जाए साथ साथ में, माइनस का b/2a कॉमा माइनस d/4a। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मान लो यहां पे मैंने यहां पे लिया x1 कोऑर्डिनेट, यहां पे मैंने ले लिया x1 कोऑर्डिनेट, यहां पे ले लिया मैंने मान लो x2 कोऑर्डिनेट, ये हो गया x3 कोऑर्डिनेट। सब पे अगर वैल्यू देखोगे, यहां पे आएगा y3, यहां पे आएगा आपका क्या, यहां पे आएगा आपका y1, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा आपका y2। ये सारे के सारे जितने भी y है, ये सारे के सारे ओरिजिन से ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जितनी भी वैल्यू आपने फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जितने भी रियल नंबर इस कर्व में पुट करोगे, सबकी वैल्यू आपकी ओरिजिन से ऊपर लाई करिए ना, ओरिजिन से ऊपर। इसका मतलब y जो होगा वो ऑलवेज क्या देगा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब कि जब हमारा ऐसा केस बनता है ना d लेस देन 0 वाला केस, तो इस केस में क्या होता है, और a ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इस कर्व में, इस ये जो इक्वेशन दे रखा है इसमें आप
x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 देगा। ये क्या देगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की कोई भी रियल नंबर पुट कर लो इस इक्वेशन में, ये ऑलवेज क्या देगा? ग्रेटर देन 0 देगा। हमने कर्व में भी देख लिया, हम यहां पे कोई सी भी x की वैल्यू पुट कर लो, इस यहां से कुछ भी x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ऑलवेज क्या होगा? ओरिजिन से ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, तो y ऑलवेज पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो ये केस एक इंपॉर्टेंट केस है, ये याद रखना कि जब आपका a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 होता है, तो उस केस में आपका इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहीं पे एक नेक्स्ट केस देखो। नेक्स्ट केस अगर हमारा a लेस देन 0 एंड d भी लेस देन 0 हो जाए, तो इस केस में कैसा बनेगा? तो सबसे पहले तो कर्व बनाते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इस केस में एक्स एक्सिस कहां से जाएगा? इस केस में जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ से जाएगा। ठीक है, यहां पे। अब इस केस में भी इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इस केस में x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, x1 x2, ये यहां पे देगा आपका कितना? y1। ये कितना देगा? ये देगा आपका y2। ये सारे के सारे ओरिजिन से नीचे की तरफ लाई करेंगे, ये जितने भी y होंगे ना, ये ओरिजिन से नीचे, इसका मतलब ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू मिलेगा आपको। तो इस केस में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है ax² प्लस में bx प्लस c, इस केस में आप x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, वो ऑलवेज क्या देगा आपका? लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जितने भी x है ना उसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, ये ऑलवेज क्या देगा? लेस देन 0 वैल्यू देगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अब देखो यहां तक हम समझ गए, सिग्निफिकेंस ऑफ डी समझ गए। हमने क्या देखा? हमने ग्राफ देखा। बचपन में हम पढ़ते आ रहे थे, सिर्फ इक्वेशन पढ़ रहे थे, यहां पे हमने ग्राफ भी देख लिया कि कैसा ग्राफ बनता है। अगर a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 का केस होता है तो पैराबोला, एक बार फिर से मैं सारे एक बार बता देता हूं। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, तो इसका जो पैराबोला बनता है वो कैसा बनता है? वो पैराबोला ऐसा बनता है और एक्स एक्सिस ऐसे करके जा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इस केस में दो आपके रियल रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0 होता है, तो इस केस में जो पैराबोला बनता है वो कुछ कैसा बनता है? वो कुछ ऐसा बनेगा और एक्स एक्सिस ऐसे करके कट कर रहा होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? ये तो केस 1। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था? a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू में 0, तो इस केस में जो पैराबोला बनता है वो कैसा बनता है? इस केस में पैराबोला ऐसे बनता है और एक्स एक्सिस इस बारी टच करके जाता है। इस केस में अगर इसी का दूसरा करें a लेस देन 0 और d इक्वल टू में 0, तो इस केस में जो पैराबोला बनता है वो कैसा बनता है? वो नीचे की तरफ बनेगा और एक्स एक्सिस ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ऊपर से टच करके जाएगा। एक हमने तीसरा केस पढ़ा था। तीसरा केस क्या पढ़ा था? सबसे इंपॉर्टेंट, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, तो इस केस में जो पैराबोला बनता है वो कैसा बनता है? पैराबोला ऐसा बनता है और एक्स एक्सिस इसको टच करके नहीं जाता। ठीक है, फिर चौथा केस हमने क्या पढ़ा था? चौथा केस हमने पढ़ा था कि जब a लेस देन 0 हो एंड d भी लेस देन 0 हो, तो इस केस में जो पैराबोला बनता है वो कैसा बनता है? पैराबोला ऐसा बनता है और एक्स एक्सिस ऊपर से जाता है। तो ये हमने 6 केसेस पढ़े हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना, बाद में बहुत काम आएगा। अभी जब हम रेंज का क्वेश्चन करेंगे तो ये ग्राफ ही आपके बहुत काम में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा? एनालिसिस ऑफ ग्राफ पढ़ा, मतलब कि d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0 में ग्राफ कैसा बनता है। तो ये क्या करना, आपने ये ग्राफ बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हमारा रेंज के क्वेश्चंस आएंगे। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको ग्राफ का याद होना, ग्राफ कैसा बनता है, विजुअलाइज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रेंज के क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो कृपया आप लोग नेक्स्ट वीडियो तक मतलब हमारे चैनल पे बने रहे हमेशा के लिए। ठीक है, ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।